हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, योर साइंस टेक फैकल्टी। जहां तक आज के इस टॉपिक का सवाल है, सामने दिख रहा होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर का एक्सटेंशन है और आज हम लोग बात करेंगे आरएनए के विषय में। कितने टाइप का होता है, ट्रांसक्रिप्शन है क्या होता है, क्यों होता है, ट्रांसलेशन है क्या है, क्यों है, प्रोटीन कैसे बनता है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। कि उससे पहले जरा आप जो सामने जो स्लाइड दिख रहा है, जरा इस स्लाइड को एक बार अगर आप लोग समझ सकते हो तो समझिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो हो सकता है जिनका जनरल साइंस या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन भी हो जाए कि डायग्राम से बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप लोग को तीन चीज़ समझना आपको यहाँ पे है। सबसे पहले आप चलते हैं यहाँ पे, देखो इस पूरे डायग्राम को दो पार्ट में समझ सकते हो। एक पार्ट वो है इस डायग्राम का जो न्यूक्लियस के भीतर को बता रहा है, और दूसरा है जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर के भागों को बता रहा है। पहले इस डायग्राम को जरा समझ लेते हैं एक बार। मैं एक बार ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग दो चीजों को देख रहे हैं। एक वो पार्ट है जो सेल के, ठीक है, यहाँ से देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ थोड़ा सा ताकि हाईलाइट कर दूंगा। ये है सेल का न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है ये। तो ये एरिया क्या है, ये न्यूक्लियस का हिस्सा हो गया। और ये जो एरिया है ये सेल के साइटोप्लाज्म का होगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे मान लो। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म का भाग और ये हो गया न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का इवेंट अलग है और साइटोप्लाज्म का इवेंट अलग है। साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोटीन का निर्माण। एक बात याद रखना, प्रोटीन का जो निर्माण है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि आरएनए का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। और डीएनए कहाँ पे है, तो ये है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में इतना आ गया होगा। मैंने कहा कि इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक न्यूक्लियस का भाग हो गया और एक सेल के साइटोप्लाज्म का भाग हो गया। जहां तक न्यूक्लियस के भाग का बात है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना होता है। क्योंकि डीएनए कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए बनेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटीन जहां तक बनने की बात है, तो प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या चाहिए तो वो तो मैं बाद में लिखूंगा। मैं अभी ये बता दूं कि प्रोटीन बनता कहाँ पे, तो ये बनता है राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में है, जहाँ जो प्रोटीन बनता है। इसलिए इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। अब चलते हम लोग हैं थोड़ा सा आगे। देखो एक चीज आप लोग समझ गए होंगे, वो ये कि एक बात ही। दूसरा यहाँ पे देखोगे आप, ये डीएनए है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ये। और डीएनए के स्ट्रक्चर जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये डीएनए कंडेंस हो रहा है और क्रोमोजोम बन रहा है। मतलब क्रोमोजोम किसका बना हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक का मतलब हुआ बैक्टीरिया को छोड़ करके जो भी सेल्स हैं सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। जिसमें न्यूक्लियस होगा वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ है कि क्रोमोजोम डीएनए का बना हुआ है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलता है तो क्रोमोजोम बनता है। ये बातें मतलब आप लोगों को इतना याद रखो। अब जो डीएनए है, डीएनए से यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आरएनए, कई तरह के आरएनए बन रहा है। एक तरफ इधर देखोगे ये कुछ आरएनए बन रहा है, एक इधर देखोगे यहाँ पे कुछ आरएनए बनता हुआ आ रहा है इधर से। ठीक है, तो ये जो डीएनए जो स्ट्रक्चर है इसके टेम्पलेट से, टेम्पलेट का मतलब हुआ कि इसका जो स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड पे एक सांचा मान लो आप। एक एक प्रकार का सांचा है, जिस सांचे पे आरएनए, कई तरह के आरएनए का निर्माण होता है। और वो कई तरह के आरएनए का जो निर्माण होता है वो सब के सब क्यों जरूरी है, उसी पे हम लोग आज का लेक्चर हम लोगों का है। तो आज हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ और वहां पे मैं बताता हूँ आपको कि आरएनए क्यों बनता है। ठीक है, देखो डीएनए से मेनली एक मैं डायग्राम ले लूंगा।
देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जैसे मैंने कहा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो डीएनए से बेसिकली 3 तरह का आरएनए बनता है, याद रखना आप लोग। डीएनए से 3 तरह का आरएनए बनता है, एक है आरआरएनए, एक है टीआरएनए और एक होता है यहाँ पे एमआरएनए, याद रखना आप लोग उसको। मतलब डीएनए से 3 तरह का आरएनए बनता है। अब हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे आरआरएनए, इसका पूरा नाम क्या है? सबको पता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और एमआरएनए का पूरा नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये तीनों क्या आरएनए ही है, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो या एमआरएनए। तीनों डीएनए से जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? आपके दिमाग में सवाल होना होगा। तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन या इसको हम बोलते हैं अनुलेखन, ये होता कहाँ पे है? ये होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। It takes place inside the nucleus of cells. As a result of transcription क्या बनता है? 3 तरह का आरएनए। कौन कौन सा? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तीनों का काम क्या है? तो जब जब ये नाम लिखा हुआ है राइबोसोमल आरएनए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये राइबोसोम बनाने में खर्च होता है इसका। ये राइबोसोम बनाने के लिए इसका यूज होता है। और ये मेजर आरएनए है, ऑलमोस्ट 80-85% आरएनए यही होता है। 80 से 85% जो आरएनए डीएनए बनाता है वो यही आरएनए। अब बच गया टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। टीआरएनए का नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। और एमआरएनए का नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर वर्ड का मतलब है किस चीज को ट्रांसफर करेगा ये, और क्यों ट्रांसफर करेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा। तो ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। ये ट्रांसफर किसको करता है? ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? तो राइबोसोम पे करता है ये। क्यों करता है? क्योंकि अमीनो एसिड जब मिलेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो मूल इंग्रेडिएंट चाहिए, जो मूल तत्व चाहिए, वो क्या चाहिए? अमीनो एसिड। इसीलिए ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते रहने का काम करता है। ये कहाँ पे ट्रांसफर करता है? तो राइबोसोम को। अब है एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम क्या? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? ये मैसेज को दे पहुंचाने का काम करता है। ये मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। किसके मैसेज को? डीएनए के मैसेज को। किसके पास? ये राइबोसोम के पास। तो इसके मैसेज को पढ़ेगा कौन? ये टीआरएनए। ऐसा क्या है टीआरएनए में जिसके मैसेज को पढ़ेगा? और ये मैसेज किस रूप में देता, किस रूप में? तो ये जो मैसेज लाता है एक कोड के रूप में लाता है, और उस कोड को पढ़ने के लिए एक एंटी कोड की जरूरत होती है। तो जो कोड है वो एमआरएनए के ऊपर है, जो एंटी कोड है वो टीआरएनए के ऊपर है। जो कोड एमआरएनए के ऊपर से कोडोन कहते हैं, जो टीआरएनए के ऊपर जो एंटी कोड है उसे एंटी कोडोन कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि टीआरएनए, इसका मतलब है कि टीआरएनए एमआरएनए के मैसेज को पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि ये मैसेज इसलिए पढ़ता है, मैसेज अपने आप में डीएनए का गाइडेंस होता है, और उस गाइडेंस के अनुसार ये टीआरएनए प्रोटीन को, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है ना, उसी गाइडेंस के अनुसार ये अमीनो एसिड को सप्लाई करता है ताकि वो प्रोटीन बन सके। मतलब क्या हुआ
कि सारा का सारा जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग है कहाँ पे? प्रोग्रामिंग है डीएनए के अंदर। सारा का सारा जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ पे है? वो डीएनए के अंदर है प्रोग्रामिंग। और इसलिए यहाँ पे हमें इस तरह का डाटा देखने को मिलता है। तो ये बातें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि डीएनए से क्या बनता है। 3 तरह का आरएनए बनता है। तीनों आरएनए का अलग अलग काम है। ठीक है, तीनों आरएनए का अल्टीमेट गोल क्या है? तो अल्टीमेट गोल हम लोग सबका क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो मैंने कहा टीआरएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन है। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, ये तीनों आरएनए मिलकर के जो प्रोटीन बनाता है। तो एक आगे स्लाइड और ले लेते हैं हम लोग। अब ये जो तीनों आरएनए था, आरआरएनए या एमआरएनए या एमआरएनए, ये सब के सब करता क्या है? ये सब के सब इस पहले ये आएगा, ये क्या बनाएगा? ये राइबोसोम बनाएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा या ये आएगा? ये आएगा। ये क्या लेके आएगा? ये एक प्रकार का कोड मैसेज लेकर के आता है। एक प्रकार का, इस प्रकार का कोड लेके आता है, कोडोन। कोडोन या कोड के रूप में इसके ऊपर क्या होता है? मैसेज रहता है। और ये सब, ठीक है, ये लेकर के आता है। जो कैसे गुजरता है? जो यहाँ से गुजरता है, ऐसे ऐसे गुजरता है ये। और इसके कोडोन पे जो लिखा हुआ भाषा है, लैंग्वेज है, चाहे वो मान लो यहाँ पे AUG लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज किसके पास? इस टीआरएनए के ऊपर है। ये टीआरएनए के मान लो कि स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर टीआरएनए का है। तो इसको पढ़ने के लिए इस वाले को जो भाषा है वो इसके ऊपर है। भाषा का मतलब हुआ पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब हुआ जैसे जहां पे मैंने लिखे ए है, यू है, जी है, तो जी के लिए क्या होगा? सी। यू के लिए क्या होगा? ए। और ए के लिए क्या होगा? ए किसके साथ बॉन्डिंग करता है? टी के साथ है। यहाँ पे यू, मतलब इसके लिए इसका उल्टा भाषा यहाँ होना चाहिए। तो ये अब भाषा ये पढ़ सकते हैं टीआरएनए, किसका भाषा? एमआरएनए का। और अब पढ़ करके ये एमआरएनए इस टीआरएनए के साथ कहाँ पहुंचेगा? टीआरएनए इसके भाषा को पढ़ करके उसी के अनुसार से ये सप्लाई यहाँ पे क्या करेगा? ये सप्लाई करेगा अमीनो एसिड्स को। ठीक है, और इस प्रकार से ये राइबोसोम इसमें क्या कर रहा है? अब राइबोसोम क्या करेगा? इसको बांधने का, इस अलग अलग अमीनो एसिड को बांधने का काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रोटीन का चेन बन जाएगा। ये एक प्रकार से प्रोटीन का चेन बन जाएगा, जो राइबोसोम से निकल करके बाहर आ जाएगा ऐसे। और राइबोसोम से निकल करके बाहर आएगा तो भी प्रोटीन का क्या होगा? तो यही प्रोटीन आता है यहाँ पे, कहाँ पे जाएगा? ER में जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यह जाएगा, उसके बाद जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और फिर तय होगा कि इस प्रोटीन का उपयोग सेल के भीतर किया जाए या इस प्रोटीन का उपयोग सेल के बाहर किया जाए, ये तय होगा। ठीक है, अब सवाल है कुछ और बातें जो आप लोगों को एक बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप एक बार और गौर से देखो यहाँ पे जो मैं कहा था अभी, RRNA, TRNA, mRNA। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा सा, और क्वेश्चन के बाद फिर मैं क्लास पे आऊँगा, टॉपिक पे आऊँगा, आगे बढ़ूंगा। RRNA का पूरा पूरा नाम क्या है? RRNA का पूरा नाम क्या है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से पूछ रहा हूँ। RRNA का पूरा नाम क्या है? राइबोसोमल RNA। वेल, काम क्या है?
काम क्या है, फंक्शन क्या है इसके आरआरएनए का, राइबोसोम निर्माण करना। ठीक है, यस। टीआरएनए का नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। ठीक है, एमआरएनए का पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए, और काम क्या है, मैसेज को लाना। कहां पे लाना, राइबोसोम पे लाना। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। किसके मैसेज को एमआरएनए ला रहा है, डीएनए के मैसेज किसके पास ला रहा है, राइबोसोम के पास ला रहा है। कौन पढ़ेगा इसके मैसेज को, टीआरएनए पढ़ेगा इसके मैसेज को। टीआरएनए पे ऐसा क्या है जिसको मैसेज को पढ़ लेगा, इसके ऊपर एंटीकोडोन है। मैसेज पढ़ने के बाद क्या होगा, उसमें अगर वो मैसेज नहीं पढ़ पाया था, अगर नहीं पढ़ पाया तो कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा। अगर वो मैसेज पढ़ पाया तो सप्लाई करेगा। जैसे कोई पुराना मूवी देखे होंगे आप लोग। अब पुराने मूवी में क्या देखते हो, जो पुराना मूवी है कुछ तो देखा होगा आप लोगों ने ना। पुराने मूवी में देखते हो एक विलेन आया, यानी एक विलेन का ग्रुप है, दूसरा कोई विलेन का ग्रुप है, या दो किसी ग्रुप के बीच में कोई व्यापार हो रहा है। तो उस व्यापार में क्या होता है कि उसका जो एजेंट है वो आया किसी अनजान जगह पे, उसके जो एजेंट है वो भी आया अनजान जगह पे। एक ग्रुप अपने ब्रीफकेस में कुछ प्रोडक्ट रखे हुए, कोई भी सामान रखे हुए है। दूसरा ग्रुप उसके उसके लिए कुछ पैसे रखे हुए अपने बैग में। अब दोनों ग्रुप के जो लोग हैं, एक एक लोग आगे आया, पास में आया। अब एक ग्रुप के लोग को क्या बोलना है ये पहले से बताया जाता है, तो उसने जाकर के वहां पे बोला हिरोशिमा, और दूसरे ग्रुप में जाके बोला, ठीक है, दूसरे ग्रुप में जाकर बोला वहां पे हाइड्रोजन बम, या कुछ भी बोला अपना। अगर वो कोड मैच कर रहा है जिससे सिखाया गया है, तो वो दोनों सामान को एक्सचेंज कर लेगा। और अगर वो कोड नहीं मैच किया, उसे बोलना हाइड्रोजन बम और वो बोला नहीं न्यूट्रॉन बम, तो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर सामान एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक वैसे ही एमआरएनए जो मैसेज लेकर के आता है राइबोसोम के ऊपर, उस मैसेज को अगर टीआरएनए पढ़ पाया तो वो सप्लाई करेगा अमीनो एसिड को। अगर उस मैसेज को टीआरएनए नहीं पढ़ पाया तो वो उस अमीनो एसिड को सप्लाई नहीं करेगा। तो फिर उस कोडोन का क्या होगा जो एमआरएनए ने भेजा था, कुछ नहीं, वो यूजुअली से वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके पीछे जो कोडोन होगा, जो नई लैंग्वेज होगी, उसको पढ़ने का काम इसको मिल जाएगा। इस प्रकार से 2 4 10 को नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि डीएनए का प्लानिंग ऐसा होता है कि वो जनरली पढ़ता ही पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ पाया वो स्किप कर चला जाएगा। जहां जहां पढ़ेगा उस हिसाब से वो सप्लाई करेगा। अब अमीनो एसिड का सप्लाई कर दिया राइबोसोम के ऊपर, तो इस अमीनो एसिड को बांधने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। और राइबोसोम का कुल जो काम है यही है कि अमीनो एसिड को असेंबल करना और उसे ज्वाइन करना, बाइंड करना, और बांधने के बाद उसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ सप्लाई कर देना, जहां से वो गोल्जी में चला जाएगा। और इस पूरे जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर में गया, फिर गोल्जी में गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन के लिए जाता है। क्योंकि ये जो प्रोटीन बना है यहाँ पे, ये नया प्रोटीन है, इसको बोलते हैं नेसेंट प्रोटीन, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है, बात समझ रहे हो, मतलब इस प्रोटीन को समस्या हो सकता है। इसलिए जरूरी क्या है, इसका एक प्रोसेसिंग हो, मतलब इस प्रोटीन को वक्त मिलना चाहिए ताकि ये मैच्योर हो सके। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद अगर हम इसको सप्लाई करते हैं तो ये किसी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल काम में इसका उपयोग लिया जा सकता है। और बगैर इसके हम अगर ऐसा करते हैं तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये बातें जो मैं कह रहा था यही बातें।
कि बनना है प्रोटीन। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर ये प्रोटीन जो बन गया, मान लो ठीक है ईआर और गोल्जी में जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन का आगे क्या होगा? चलो एक स्लाइड और ले लेते हैं। देखो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या होगा? प्रोटीन का दो उपयोग है हमारे शरीर में, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। कुछ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर। अब क्वेश्चन है कि प्रोटीन का दो रोल है, एक स्ट्रक्चरल रोल, एक फंक्शनल। मतलब जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का, ये प्रोटीन से बना हुआ है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन है प्रोटीन का बना हुआ, बिल्कुल बना। मसल्स प्रोटीन का बना है, बिल्कुल बना। हेयर्स प्रोटीन का बना है, बिल्कुल बना। नेल्स प्रोटीन का बना है, यस। फंक्शनल देख लेते हैं। ब्लड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन है। हार्मोन्स प्रोटीन है। इसका मतलब है कि प्रोटीन एक स्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहा है और प्रोटीन फंक्शनल चीजों का भी काम कर रहा है। और इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का फंक्शनल एस्पेक्ट्स डिपेंड करता है प्रोटीन पे, किसी भी व्यक्ति के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स डिपेंड करता है प्रोटीन पे। और प्रोटीन कौन सा बनेगा, स्केलेटल बनेगा कि मस्कुलर बनेगा कि हेयर के लिए बनेगा कि नेल के लिए बनेगा कि ब्लड के लिए बनेगा कि हीमोग्लोबिन के लिए बनेगा कि एंजाइम या हार्मोन्स के लिए बनेगा, ये कौन तय कर रहा है? ये तय करने वाला है डीएनए। ठीक है, क्योंकि डीएनए से क्या बन रहा था? आरएनए, और आरएनए से बन रहा था प्रोटीन, और प्रोटीन से बन रहा था स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो नीड है, ये गाइड कौन करता है? तो ये गाइड करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सिस्टम ये नीड्स को रियलाइज करता है, कहाँ पे नीड्स किस तरह का जनरेट हुआ है, और उस मैसेज को ये कन्वे कराता है सेल के पास। अल्टीमेटली सेल के डीएनए में ये मैसेज आता है, भाई अब आपको इस काम के लिए मतलब आगे बढ़ना है और इस काम को आपको अंजाम देना है। तो अब डीएनए उसी तरह से प्रोग्रामिंग करता है आरएनए का, एमआरएनए का, और फिर उसी हिसाब से प्रोटीन का निर्माण कराया जाता है। और उस प्रोटीन का सप्लाई उस पर्पस के लिए किया जाता है ताकि वो पर्पस फुलफिल हो सके। क्योंकि हमारे शरीर में ये जो ऑर्गन्स हैं, देखते हो ना कि अलग अलग एज में अलग अलग शरीर के अंगों का विकास में माने बढ़ोतरी या कमी होती है, या कहीं पे कोई घाव लग गया, उस घाव का मरम्मत हो, कोई ऊंस डेवलप हो गया, उसका हीलिंग हो। तो ये सडनली डेवलप हो गया ऊंस मान लो, अब उस ऊंस का मेंटेनेंस कैसे होगा या उसका जो मरम्मत है कैसे होगा? कि ये ऊंस को, घाव को रियलाइज सबसे पहले पेन किसने महसूस किया है? नर्वस सिस्टम ने। तकलीफ किसको हो रही है? नर्वस सिस्टम को। क्यों हो रही है? क्योंकि पूरा बॉडी का जो इंटरनल जो वातावरण है वो बिगड़ गया है एक घाव के कारण। आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि आपको ये घाव हो गया हुआ है, आप सोए हुए हुए, लेकिन तभी भी आपके पूरे शरीर का ध्यान उस घाव पे है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे, लेकिन आपका ध्यान उस घाव पे है कि वो घाव भरा कि नहीं भरा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपका ध्यान वहां पे है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि आपका ध्यान वहीं पे टिक टिकाया हुआ है। बात समझ रहे हो?
है ना, आपका जो ध्यान है उसी घाव पे लगा हुआ है पूरे शरीर का, जब तक ये घाव ठीक नहीं होता है। तो ये काम तय कौन करता है? ये काम तय करता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन हमारा तय करता है। अब जो नर्वस सिस्टम जो तय करता है जिस काम को, बात समझ लो, नर्वस सिस्टम जिस काम को तय करता है वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और उसी हिसाब से आप लोगों को चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम तो खुद काम तो कर नहीं सकता है, तो नर्वस सिस्टम पेन को फील करता है, तो मरम्मत का उपाय भी नर्वस सिस्टम ही ढूंढेगा। और ये काम नर्वस सिस्टम डीएनए के माध्यम से आरएनए से होते हुए प्रोटीन निर्माण करा करके स्ट्रक्चरल में कोई गड़बड़ी हो या फंक्शनल में या दोनों में उसको उसको भरपाई करेगा, ताकि उस ऑर्गन का इलाज हो सके। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यही है जीन एक्सप्रेशन। यही क्या है, इसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट होता है, डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल यूनिट है, और वो एक जीन एक कैरेक्टर की जवाबदेह होता है। अगर मान लो इसमें से किसी एक में कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसके लिए एक जीन जवाबदेह होगा, दो में होगा तो दो जीन जवाबदेह होगा, तीन में होगा तो तीन जीन जवाबदेह होगा। इस प्रकार से जो डीएनए देख रहे हो ये कुछ नहीं है, एक जीन जीन का ये पुंज है, और ये डीएनए तय करेगा कि कब बनना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम्स। और ये कैसे करेगा, तो थ्रू प्रोटीन करेगा, और अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में इसका जो मरम्मत हो रहा है, ये एक्सप्रेशन है, ये इसका जो निर्माण है वही इसका एक्सप्रेशन है। कोई चीज का जो बनना है यही इसका एक्सप्रेशन है, या मरम्मत है यही इसका एक्सप्रेशन है, और इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था आप लोगों के लिए, आई थिंक दैट इतना बात आप लोग समझ पाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम्म, आगे भी सब पिछला जो भी क्लास था आप लोग बिल्कुल समझे होइएगा, आगे भी समझिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट, भाई यूपीएससी की तैयारी है, कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप क्लियर रखें, है ना। तो आज का क्लास इतना ही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि मैंने कहा था टेस्ट के लिए, तो अब जो अगला जो क्लास है उसमें मैं टेस्ट आप लोगों से, जो पिछला जो 6 लेक्चर हुआ है, आप लोग इस इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, इसको आप लोग, ये जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 6 था, ये जनरल साइंस का लेक्चर नंबर ये 6 है। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 लेक्चर को देखने के बाद आप लोग सारे लोग पूरा वीडियो को देखो, इसी वीडियो से क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो फिर बाद में मत करना कि सर मैं तैयार नहीं हुआ हूँ और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक्स, बाय।